कई बच्चों का हो गया था, कईयों का नहीं हुआ था। अब देखो z के ऊपर आपको मॉड लगाना है, तो मॉड z ऐसा होगा, न्यूमरेटर पूरे पे जब आप मॉड लगाओगे तो सी व्हाट विल हैपन, न्यूमरेटर पे भी अलग से लगेगा, डिनोमिनेटर पे भी अलग से लगेगा, ठीक है, और न्यूमरेटर की हर टर्म पे अलग से लगेगा ऐसा, और डिनोमिनेटर की भी हर टर्म पे अलग से लगेगा, यस और नो। अच्छा, जो पावर है जैसे 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 5 है, ये पावर भी बाहर आ जाएगा। वो हमने पढ़ा था ना, मॉड z की पावर है सेम एज z की पावर n का मॉड, तो अपने आप वो बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर जंप कर गया, यू अंडरस्टूड। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे ही सब में 3 - 4 आयोटा के मॉड का स्क्वायर। अब इसको देखो, ये z1 + 2z2 के मॉड का स्क्वायर, z1 z2 के बारे में कुछ दिया था ना, क्या दिया था? और कुछ दिया था? ठीक है, ये दिया था। अब ध्यान दीजिए, सिमिलरली यहाँ पे -3 आयोटा आएगा, यहाँ पे cos + आयोटा sin की पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 + 2 आयोटा के मॉड का 4, ठीक है ना। अब इसका मॉड कितना होता है 2, तो 2 की पावर 5, इसका मॉड कितना होता है 5 की पावर 2, इसका मॉड निकालेंगे अभी, तो इसका मॉड होगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्लस मॉड ऑफ 2z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 बार 2z2 आएगा, ओके, नीचे आएगा 3, इसका मॉड क्या होता है 1 पावर 6 cos + आयोटा sin के पॉइंट लिख लो, पॉइंट वाइज लिखवाया है, कैसे लिखवाया है, कितने पॉइंट हो चुके हैं 29, पॉइंट नंबर 9 इतना कैसे पढ़ा दिया मैंने, एक ही लेक्चर हुआ है ना, 29 पॉइंट। अच्छा, प्रूव दैट के सबको भी उसने पॉइंट ही बता दिया, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 9 हो गया है, तो पॉइंट नंबर 10 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 10 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा अगर z है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए ध्यान से, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा अगर z है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा भी बोलते हैं, हम इसको पहले भी देख चुके हैं, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये पता है कि इसका मॉड z 1 होगा ना, रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सबको चमक में आ रहा है, कोई बच्चा परेशान, कोई भी बच्चा दुखी, डर है यहाँ तक? अच्छा, यहीं पे इधर देखिए ध्यान से, जब मॉड z 1 है, मॉड z मतलब मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कब बताया था, नहीं बताया? अब एक चीज ध्यान दीजिए, हाँ, इतना नोट किया सर नहीं? ठीक है, इतना बहुत है, 20 पॉइंट मॉड z 1 होगा। हाँ, तो इसका 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका कितना होता है √5, तो √5 की पावर 4। अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं,
ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पता है अपने को, ये भी पता है, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 2। अभी देखो ये 2 बाहर जम कर जाएगा, 4 पता है ना, रियल पार्ट के अंदर कोई भी रियल नंबर होता है वो बाहर जम कर सकता है, पता है बात। 4 रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 ऐसे ही दिखाएगा। अच्छा, Z1 Z2 बार और Z1 बार Z2 के बारे में क्या कहा जाए? Z1 Z2 बार हो और Z1 बार Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए, तो दोनों का रियल पार्ट सेम है, तो अगर उसका रियल पार्ट 0 है, उसका रियल पार्ट 0 है। क्या आंसर आ रहा है? 32 इंटू 25 इंटू 25। नोट कर लो। ओके, should I erase this? अरे ये नहीं बिठाऊंगा क्या? बिठा दूं ना? क्लास की बिठा सकता हूँ, देख लो। इसको कौन से स्टेप पे था, मैं वापस लिखता हूँ, कौन सा स्टेप है मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये स्टेप है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिवाइज हुई हमारी? सबसे पहले तो कि मॉड जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग-अलग तरह से लग जाता है और फिर हर एक पे इंडिविजुअली लगता है। मल्टीप्लाई करके मॉड करो चाहे मॉड करके मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। ये पावर और मॉड इंटरचेंज हो सकते हैं, पावर बाहर जा सकती है, मॉड भी बाहर जा सकता है। ऑल्सो Z1 प्लस Z2 के मॉड के स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो भी यूज किया। और Z1 Z2 बार और Z1 बार Z2 एक दूसरे के काफी कुछ यूज किया। अब मिटा दूं? इनमें से तो कोई सा नहीं करना यार, क्वेश्चन 2 से मिलेगा। ये सब अच्छा, पॉइंट नंबर कौन सा? 11 लिख लो, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। वी कैन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ वेक्टर ऑन समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, ये नाम है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसको एरो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बारे में ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन सब्जेक्ट में कर चुके हैं। मतलब अगर ये पॉइंट अगर 3,4 होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 3 + 4 है, ये सब हम कर चुके हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हुआ है ओरिजिन से A तक का, अगर ये क्वांटिटी Z है तो दिस विल बी मॉड, दिस लेंथ विल बी मॉड Z। क्यों? क्योंकि देखो 3,4 है तो ये हाइट 4 हो गई, ये 3 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ कितनी आएगी? 5, which is √3² + 4²। तो लिखो लेंथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉड Z। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो उसके वेक्टोरियल फॉर्म में उसकी लेंथ मॉड Z है।
लिखा सबने? अच्छा, इसी में ही पॉइंट पे कंटिन्यूएशन में लिखो, अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जिनकी अगर हम टेल ज्वाइन कर देते हैं, तो Z1 and Z2 are two complex numbers joined by their tails, तो Z1 plus Z2 नाम का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उनका रिजल्टेंट होगा जो पैरेललोग्राम लॉ से आ जाएगा। लिख लो, Z1 plus Z2 is the resultant obtained by parallelogram law or even triangle law, when triangle law parallelogram law में क्या फर्क है? parallelogram law में टेल से टेल ज्वाइन होता है, ट्रायंगल लॉ में टेल से हेड ज्वाइन होता है, और इवन ट्रायंगल लॉ इसी पॉइंट नंबर 11 में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, in parallelogram law, ये और लिख लो, in parallelogram law, the other diagonal of parallelogram, दिख रहा है? other diagonal of parallelogram is obtained by Z1 minus Z2. The other diagonal of parallelogram is obtained by Z1 minus Z2 और Z2 minus Z1, आप जिस भी डायरेक्शन में लो, head minus tail करना है, head minus tail, the other diagonal. इसमें अगर Z1 minus Z2 बनाना है ना, तो पता कैसे करना पड़ेगा? पहले minus Z2 बनाना पड़ेगा। minus Z2 कैसे बनेगा? इसका उल्टा, तो ये लिखा पॉइंट नंबर 11। एवरीबॉडी ओके विद पॉइंट नंबर 11? पॉइंट नंबर 12 लिखो जरा जल्दी से। लिखा पॉइंट नंबर 12 लिखो, राइट? पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 देखो, ओके। पॉइंट नंबर 12 देखो, अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज Z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, and we multiply the complex number by a real number, positive real number, let's say 2. If we multiply the complex number by a positive real number, let's say 2, example के लिए, तो होगा क्या? लेंथ डबल हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो लिख लो, if we multiply the complex number by a positive real number, the length, positive real number, let's say 2, example लिख लो, let's say 2, the length will become twice, the length will become twice, but the direction will not change. If we multiply it by a negative real number, let's say -3, क्या होगा उस केस में? डायरेक्शन becomes opposite and the length becomes twice। देख रहे हैं? ये डायग्राम बनाते जाओ, अपने आप समझ में आ जाए।
ठीक है, -3 से, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ माइनस। इफ वी मल्टीप्लाई Z1 ठीक है ना, कोई बच्चा परेशान? इफ वी मल्टीप्लाई Z1 बाय आयोटा, ये हमने अब स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? रोटेट होता है। कितने एंगल से? 90 डिग्री। इसका प्रूफ पता है था उसको? नहीं, इस चैप्टर में आने वाला है इसका प्रूफ, फिलहाल लिख लो। इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय आयोटा, then the complex number gets rotated by an angle 90 degrees anti-clockwise with same length. दिख रहा है? ये डायग्राम बनाते रहो, लैंग्वेज में तो याद नहीं होगा। If we multiply it by minus iota, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा? हाँ, it gets rotated by an angle 90 degrees clockwise without changing its length. Direction change. Clockwise 90 degree rotating. और minus iota से minus 90 degree. If we multiply it by 2 iota, it gets rotated by an angle 90 degrees anti-clockwise and length becomes twice. And if we multiply it by minus 3 iota, length gets twice and clockwise 90 degree. इसका भी आयोटा वाले का रोटेशन हम लोग पढ़ेंगे यार, बताया तो होगा यार, ऐसे ही बता दिया था रोटेशन। कार वाला एग्जांपल दिया था ना, एक तरह से एक नॉन मैथमेटिकल प्रूफ तो एक दे दिया ना, कार का एग्जांपल। इससे मल्टीप्लाई करके 180 से रोटेट करोगे, याद भी नहीं होगा। हो गया? लिख लिया? मिटा दो। कितने पॉइंट हो गए? 12। डायग्राम वगैरह बना लिए जो मैं बना रहा हूँ, या थ्योरी में लिखे हैं 12 पॉइंट डायग्राम के साथ? भाई साहब डायग्राम नहीं बनाएंगे? Now, लिखा सबने? Everybody happy? Confident? बिठा दूं? अरे रुकना। अच्छा, एक चीज देखिए, पॉइंट नंबर 12 लिखा सबने? पॉइंट नंबर 13 लिखो। पॉइंट नंबर 13, हाँ, cos θ
थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके बारे में हमने पढ़ा ना, मॉड z1 है। अच्छा मॉड z1 है यानी उसकी लेंथ 1 है, तो अगर उसकी टेल को ओरिजिन पे चिपका देंगे तो उसका हेड कहाँ घूमेगा? यूनिट सर्कल, राइट? तो लिखो इस केस में सिस थीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर which lies on a unit circle with center, origin, radius 1. अच्छा इसको x और y एक्सिस भी बोलते हैं, रियल और इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। Cis theta is a complex number which lies on a circle. ये है cis theta, ये डॉट, और ये एरो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट होगा cos थीटा कॉमा sin थीटा, इसलिए वो cis थीटा बन जाएगा। हाँ, cis थीटा is a complex number lies on a circle with center, origin and radius 1. The center, origin and radius 1. अच्छा ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये? थीटा। ये cos थीटा है, sin थीटा है। थीटा, देखो it makes angle theta with the axis. हो गया? ये नहीं हुआ? अरे सर्कल हाथ से बना लो, कंपास से बनाने की जरूरत नहीं है भाई। हो गया ना? ओके, हाँ भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं लोग। क्वेश्चन 2 आप कैसे कर रहे हैं? a प्लस बी आयोटा यूज करके एड बन जाएगा a प्लस बी आयोटा भाई। a प्लस बी आयोटा से क्वेश्चन जो होंगे वे धीरे धीरे टफ क्वेश्चन ना होंगे उससे। हाँ, ये पार्ट कितने लोगों का हो गया? गुड। बी और सी भी हो गया। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। Okay. Now see, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट हो गया सबसे। ए प्लस बी आयोटा से कौन ए प्लस बी आयोटा से कर रहा है अभी? रोगे आज में तो कल रोगे। दूसरा जो फॉर्मूले याद कराए उनको यूज करो ना यार। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 यूज करो, फॉर्मूला है ना? चेक करना है ना, चेक करना सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको ऐसे लिख सकते हो मॉड z1 का स्क्वायर इनटू मॉड z2 का स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ता ना, z1
दोनों पे मोड लगेगा और मोड के अंदर बार लगाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। -2 रियल पार्ट ऑफ 1 का बार 1 ही होगा, Z1 बार Z2। अब देखना ये क्वांटिटी पिछले वाले से कटेगी, ब्रैकेट में कुछ आएगा। देखो सिंपलीफाई करके, जो बच्चे परेशान है बी पार्ट सी पार्ट से, सर क्या रोज होता है कबूतर इसी में से आ रही है सर, वो कंप्यूटर के बाहर से रोज होता है। ठीक है, अच्छा किया। सुनो, ये Z1 Z2 आ गया होगा ना, क्या है x1 x2 minus y1 y2 plus x1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 plus x2 y1। बहुत अच्छी बात है। Z1 बार Z2 क्या है? वो अंदर एक माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। बाकी का सेम कैसे हो जाएगा? ठीक है, बाकी सब भी निकाल लिए होंगे। सी वाला क्या है? अंदर वाला उल्टा माइनस प्लस x2 ये इसका कॉन्जुगेट होता है ना, तो देख भी रहे हैं। डी और डी वाला एक का कॉन्जुगेट ठीक है। अब जरा एक चीज समझिए, ये मिटा दो सारे। अब देखो, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर बना दिया। ओके, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर 14 एंड डालो डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ असली में नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट वगैरह, एक्चुअली तो ये तो हमने बनाया, हमने मतलब दरअसल मैंने बना दिया। देखो सर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लेट्स से Z1, जिसे हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो ऐसा होगा ना x1 i क्या प्लस y1 j क्या, ऐसे ही होगा ना। ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, और Z2 क्या होगा? x2 i क्या प्लस y2 j क्या। तो अगर इनका कोई डॉट प्रोडक्ट बनाना है तो यही आना चाहिए ना, x1 x2 प्लस y1 y2, यही होगा ना, करेक्ट। अब मुझे बताओ x1 x2 प्लस y1 y2 कहाँ है इनके मल्टीप्लिकेशन से? रियल पार्ट ऑफ तो लिख लो Z1 डॉट Z2, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट का काम करेगा, दिस क्वांटिटी विल वर्क एज डॉट प्रोडक्ट। मतलब जब ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में परपेंडिकुलर, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। इनफैक्ट अगर मुझे सपोज करो Z2 डॉट Z1 निकालना है, सेम आंसर आना चाहिए, पर इस फंडे के साथ तो ऐसा लिखना पड़ेगा। पर ये दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट है, तो रियल पार्ट सेम ही होगा। तो which again confirms कि हमारी चॉइस सही है, रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। इनफैक्ट मैं दिखाता हूँ, ये वाली चॉइस एक जगह और आती है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जब आप करते हो तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, और अगर वेक्टर से तो 2Z1 डॉट Z2 लिखना चाहिए, लेकिन इसी जगह आता क्या 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। ये वापस शो कर रहा है कि ये और ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लो ये डॉट प्रोडक्ट, देखा। अच्छा, डॉट बनाया है तो क्रॉस भी बना देते हैं, इसी में लिख लो, इसी नेक्स्ट पॉइंट मत बनाओ, क्रॉस प्रोडक्ट।
आ रही है वापस सर ब्रेक करता रहा 5 मिनट ठीक हो गया इस ब्रेक में करवा देंगे आपका। अब मैं तुम चीज करूँगा लेक्चर छोटा अभी हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट देखो Z1 क्रॉस Z2 जो होना चाहिए, ध्यान दीजिए Z1 क्रॉस Z2 क्या होना चाहिए? X1 Y2 माइनस X2 Y1 K क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ना। अब देखो ये होना चाहिए आइडियली, पर K कैप एसी में मार 1 मिनट के लिए मार वो ऐसे नीचे बस आप रुके रहो। हाँ पहले ये सब जब ये K कैप दिख रहा है ना, अब ये K कैप तो नहीं मिलेगा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 डायमेंशन होगा उसमें K कैप नहीं होगा, पर ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ये पता है कैसे मिलेगा? हम ये कह सकते हैं Z1 क्रॉस Z2 इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखो इमेजिनरी पार्ट ये Z1 बार Z2 ब्रैकेट ले लेना विदाउट K कैप, विदाउट K कैप नहीं, K कैप नहीं आता, पर ये वर्क कर जाएगा। जब हमें शो करना है दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो क्या शो कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट 0। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट 0 180 डिग्री एंगल पे दिया है, ठीक है। अच्छा अगर Z2 क्रॉस Z1 करना है तो हम ये लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बार Z1। ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं क्या? ये भी एक दूसरे के नेगेटिव है, हाँ क्योंकि ये दूसरे के कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, तो उसके बाद मस्त हमने सही चीज ढूंढ ली है, तो लिखो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा वाला ही फिजिक्स वालों ने कुछ सिखाया तुम्हें? और ये कोई असली में डॉट क्रॉस थोड़ी है, तो हमने बनाया है। ओके अब देखिए तो फिर कैसे सर यस मेरे को क्वेश्चन 4 में ए के आगे क्या लिखा है Z1 और बी Z2 है क्या सर? हाँ BZ
Now, length of AB, mod of Z2 minus Z8. अच्छा, एंगल AOB देखो कैसे निकालेंगे? OA और OB वेक्टर का डॉट ले लो, मतलब Z1 और Z2 का डॉट ले लो। इसको लिखेंगे कैसे? रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 अपॉन mod Z1 mod Z2 का cos इनवर्स। ये है ना? हेड माइनस टेल, करेक्ट। थर्ड वाला आएगा का मॉड। हाँ, हो गया? मिटा दो। बोलो क्या? उसको ऐसा उसमें आंसर ऐसा दिखेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z1, ये y1 by x1 इसका स्लोप हो गया, है ना? 1 minus m2 अपॉन 1 प्लस, समझ रहे हो? ऐसा करना। आने का तो आंसर इससे और भी बहुत तरीके हैं, अभी तो फिलहाल डॉट और क्रॉस यूज किया। अच्छा, ये देखो, ये वाला जो आंसर है ना, ये ऐसे भी दिखेगा। ये दिख रहा है, ये सेम है। बताऊं कैसे? देखो दिखा रहा हूं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनीथिंग इज, हाँ ये समझ में आता है, रियल पार्ट ऑफ अल्फा इज नथिंग बट अल्फा प्लस अल्फा बार बाय 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा क्या होता है? अल्फा बार बाय 2। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी अल्फा व्हिच इज ये Z1 बार Z2 माइनस अल्फा बार बाय 2 आयोटा, करेक्ट? मॉड है पूरे पे और बाहर 2 से। अब ये जो मॉड है ये टूट के दोनों पे लग जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। मॉड ऑफ 2 आयोटा कितना होता है? 2। ये भी वही आंसर। इज एवरीबॉडी ओके? कंफर्टेबल? सर, हाँ सर थर्ड वाले का एरिया नहीं समझा, वापस समझाओ। थर्ड वाले का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर का मॉड। पता है? हाँ बस वो यूज किया है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? ओके सर। हाँ, पॉइंट नंबर 15 लिखो। इफ Z1 upon Z2, if Z1 upon Z2 is purely real, if Z1 upon Z2 is purely real, purely real को ऐसे PR लिखेंगे, ठीक है? is purely real, तो देखो ये बातें कह सकते हैं। Z1 upon Z2
इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। ये समझ में आता है ये कैसे कह दिया? हाँ कैसे कह दिया? ये क्यों होगा? तो हमने पढ़ाया ही ना, अगर कोई क्वांटिटी प्योरली रियल है, अगर अल्फा प्योरली रियल है तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बार, ये पढ़ाया है ना। प्योरली इमेजिनरी है तो अल्फा प्लस अल्फा बार इज 0। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये तो कह ही सकते हैं। अच्छा साथ साथ पता है ये भी कह सकते हैं Z1 बार Z2 का इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूँ ये कैसे कह सकते हैं। सुनो, अगर Z1 बाय Z2 प्योरली रियल है, यानी Z1 बाय Z2 कुछ रियल नंबर होगा 2, 3 या -5, यानी Z2 को 2, 3 या -5 से मल्टीप्लाई करके Z1 आ जाएगा। यानी Z1 और Z2 की डायरेक्शन क्या होगी? या तो सेम होगी या उल्टी होगी। ये बात समझ में आती है? इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए दोनों का? 0। लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट भी Z1 and Z2 आर आइदर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। हाँ बताता हूँ। हम ये बोल रहे हैं कि अगर Z1 बाय Z2 प्योरली रियल है तो ऐसा ही आ जाएगा ना, Z1 इज सम रियल नंबर इनटू Z2, यानी Z1 Z2 की डायरेक्शन सेम होगी या उल्टी होगी। उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। यस सर। लाइन की पार्टी में सब आए तो कौन नहीं है? लाइन की पार्टी में सब आए कौन नहीं है? जिराफ नहीं है, क्योंकि वो फिश के अंदर था। ओके सिक्सटीन लिखो। इफ Z1 by Z2 is purely imaginary, अगर Z1 by Z2 purely imaginary है तो ये समझ में आता है। देखो ये समझ में आता है। हाथी की तरह उसका पोपट दूसरा, अब ये बताओ Z1 by Z2 प्योरली इमेजिनरी, यानी Z1 by Z2 कुछ समथिंग आयोटा हो गया ना, यानी Z2 को कुछ आयोटा वगैरह उससे मल्टीप्लाई करके Z1 आता है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90। दैट मींस Z1 is perpendicular to Z2। सोचो थोड़ा खुद। और इसीलिए रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 कितना होगा? 0 होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका रेशियो कुछ 3 आयोटा या 4 आयोटा आया होगा, यानी Z2 में 3 आयोटा या 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करके Z1 आ गया होगा।
बोले कि मैं तेरे बदले इंटरव्यू लगा तेरे को निकाल देंगे। ऐसे ही होना चाहिए निकाल नहीं सकता है तेरे को अगला कंटेस्टेंट आएगा ऐसा तो मैं बहुत माइनर है मैं ये करता हूँ पूरा दिन काम होगा Keep quiet. Question 5 डिस्कस करें। उसके बाद सीएस का क्या मतलब हाँ वो बिजनेस खेलना मजे करना 15 साल पढ़ा क्यों ठीक है पे काम करना है Okay, look at this question 5 class question 5 देखिए कैसे कर रहे हो a plus b आयोटा से हाँ देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं। देखो पहले तो आप एक्सपैंड करके भी कर सकते हो जैसे RHS वाला पार्ट है लेट्स से हमें ये प्रूव करना है ना ओके तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड स्क्वायरिंग करके mod z1 स्क्वायर दोनों जगह आएगा mod z2 स्क्वायर दोनों जगह आएगा इसमें क्या आएगा 2 रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 और ये 2 mod z1 z2 है ना ठीक है 2 से 2 कट जाएगा ये प्रूव करना है मतलब ठीक है दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 बाय mod z1 mod z2 आया ना ये 1 लेस देन 1 शो करना है ये क्या होता है एंगल होता है बिटवीन z1 z2 वो 1 से छोटा वैसे ही होता है तो आप अलजेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हो लेकिन आप इसे ज्योमेट्री से भी कर सकते हो दिस इज z1 दिस इज z2 ट्रायंगल होगा so this third side is nothing but z1 plus z2 so according to question this is the length of third side should be less than sum of individual lengths that is triangle law that is RHS in fact उससे LHS भी आ गए क्या थर्ड साइड की लेंथ शुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स तो क्वेश्चन 5 को आप ट्रायंगल लॉ भी डायरेक्ट बोल सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो ट्रायंगल लॉ में किसी भी साइड की लेंथ हमेशा बची हुई साइड्स की लेंथ से छोटी होती है एडिशन और डिफरेंस बड़ा होता है डिफरेंस से बड़ी ऐसा होता है ऐसा होता है आप स्क्वायर करके वो cos थीटा से भी कर सकते हैं हाँ of course हो गया क्वेश्चन 5 क्लास करो क्वेश्चन 6 हो गया किससे हो
कैसे हो गया? सर डाउट है बोल सर, वो मॉड जेड लिया है तो मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू z1 बार ऐसा कर सकते हैं। हाँ। तो z1 बार सेम है, हाँ। तो z1 और z1 बार का वैल्यू आ गया। हाँ ऐसे z1 मॉड z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 मॉड z का बार। स्क्वायर इज z बार। हाँ, z और z बार सेम है। क्यों ऐसे? मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z बार से ये सेम है। तो उसको मॉड लेके भी चेक नहीं कर सकते। तो फिर से बता क्या करना है? हाँ वही, फिर उसको इसको ऐसे लिखूं है मॉड जेड, हाँ और फिर इसको z बार लिख दूं हाँ, तो वो दोनों और फिर ये इसको इक्वल cancel कर हो दूं, ये इसको जाएगा। इक्वल कर दूं। हाँ, लाना क्या चाह रहे हो? इसके बाद अगले स्टेप में क्या लाना चाह रहे हो? मतलब फाइनली क्या करना है? क्या चाह रहे जेड का वैल्यू 2 आता है फिक्स। हो? नहीं ऐसे कैसे आ जाएगा? चलो तूने इसको 2 स्क्वायर 4 डाल दिया, z बार इज 4। अब फिर नाउ थिंकिंग which two numbers get multiplied to give 4? 2 and 2 great, तो 8 2 ही होगा। ये जेई का मैथ है बेटा, अखबार में छपी हुई पजल नहीं है, सेकेंड ट्रायल से निकाल रहे हैं। चलो करो। कर लो, मैं कर सकते हैं। तुमने पूछा, मैंने कहा कर लो। तुमने ये नहीं पूछा इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। पूछो सर इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। मुझे नहीं पता, शायद जल्दी हो जाएगा। तो तुमने पूछा कर सकते हैं क्या स्क्वायरिंग, मैंने कहा कर लो। तुम पूछोगे इससे आंसर आएगा नहीं आएगा? हाँ बेटा, कल के टेस्ट में हाइपरबोला भी आया था, सिर्फ एलिप्स तक पैराबोला था, एलिप्स नहीं आया। आगे फुल मार्क्स आ गए फिर। टेस्ट इजी था कि मुश्किल था? मतलब थोड़े क्वेश्चन आगे 2-3 तो टेस्ट पेपर तो डिस्कस नहीं करना है। बाद में डाउट पूछा। हाँ मतलब अगर मुश्किल नहीं था पेपर तो क्यों दुखी हो? 6 हो गए, 7 6 डिस्कस करें। 6 देखो, ये है क्वेश्चन। फोर इज मॉड z स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z1 बार। ठीक है, ये लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। which is same as mod z1 plus z2। अपने
और तरीके लिखे? सर वो आपने आखिरी स्टेप में वो सेकंड मेथड, हाँ वो समझ में नहीं आया सर। ये देखो कैसे ठीक है? यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक है? यस सर। ये इधर चला जाएगा। सर आपने जो, अगर हम आपने जो पहले इसमें वो इक्वल टू, अगर हम उसमें से जेड कॉमन ले ऊपर नीचे से, तो इसमें तो 1 माइनस जेड आएगा ना डिनोमिनेटर में, जो कि उसके इक्वल नहीं होगा। 1 माइनस जेड बार आएगा ना, जेड कॉमन लोग यहाँ से। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? सर एक के डिनोमिनेटर में z माइनस 1 आ रहा है और दूसरे के इक्वल टू के डिनोमिनेटर में अगर हम z कॉमन ले और ऊपर नीचे से z को काट दे, तो फिर उसमें तो 1 माइनस जेड आ रहा है, जो सर इक्वल कैसे होगा सर? जेड बार। यस सर, समझ गया सर। पक्का समझ गया या ऐसे ही बोल रहा है? यस सर, समझा सर। अच्छा, ये दोनों मेथड अच्छे हैं। ये तो एकदम देसी तरीका है, प्योरली इमेजिनरी शो करना है, तो दैट प्लस दैट का बार इज 0, अच्छा है। लेकिन हम लोग इस तरीके एक और तरीका भी लगा सकते थे बेटा उसको।
हाँ जी, डन। अब देखो इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच, मॉड Z1 है ना, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो यूनिट सर्कल के ऊपर ऐसे एरो की तरह होगा कि नहीं? अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होगा, ये -1 होगा, ऐसा नो? ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, लेट अस टॉक अबाउट Z-1। Z-1 ये वाला एरो होगा, सही है ना? और Z+1 कौन सा एरो होगा? ये होगा ना, Z-(-1). अब इन दोनों एरो का रेशियो हमें प्योरली इमेजिनरी शो करना है। ये बताओ दोनों एरो के बीच में एंगल कितना है? तो अगर दो एरोस के बीच में एंगल 90 है तो उनका रेशियो क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी, आयोटा नहीं, सम मल्टीपल ऑफ आयोटा। दिस इज Z-1, दिस इज Z+1, so clearly Z+1 upon Z-1 belongs to, कौन सा वाला फंडा लगाया? If Z1 by Z2 is purely imaginary, then they are क्या? Perpendicular। याद आ रहा है? वो वाला फंडा लगाया। फंडा नंबर कौन सा था वो?